नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिसका सीधा इंपैक्ट आप पर होता है। बात मिडिल ईस्ट की करेंगे। मिडिल ईस्ट की जंग उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जहां अब महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं। अमेरिका ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि चीन अपने महाबली दैत्यों को ईरान भेज रहा है, वो भी अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी ये लड़ाई अब अमेरिका ईरान की रह ही नहीं गई है। ये अब अमेरिका वर्सेस चाइना यानी दो महाशक्तियों की टकराने की पृष्ठभूमि बन रही है। इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पर्दे के पीछे छिपा एक महाशक्ति देश चीन इस जंग में सीधे सीधे कूदता नजर आ रहा है। समंदर और आसमान पर अमेरिका की पैनी नजर थी, लेकिन बीजिंग ने एक ऐसा सीक्रेट रास्ता चुना जिसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए। 7,500 किलोमीटर लंबा एक गुप्त रेल कॉरिडोर जो ईरान तक खतरनाक मिसाइल, रेडार सिस्टम और एयर डिफेंस की वो खेप पहुंचा रहा है जो इस जंग में अमेरिका को मटिया मेट करने का दम रखती है। खबर लीक हुई, मामला डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दावे ने रूस और पुतिन की भूमिका पर भी आग में घी डालने का काम किया है। तो क्या जेलेंस्की और बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका आग लगाने गए थे, यानी इस मामले में आग में घी डालने गए थे? क्योंकि जेलेंस्की से दावे जो आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। चीन बहुत बड़ी मात्रा में हथियार, रसद, टेक्नोलॉजी और युद्ध से जुड़े साजो सामान ईरान को दे रहा है। और खबर यह आई कि इधर मिस्र पर भी हमला हो गया है। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देश भी ईरानी मिसाइल की सीधी जद में आ चुके हैं। विस्तार से आपको बताएंगे कैसे यह लड़ाई अब अमेरिका वर्सेस चाइना की बन चुकी है और कैसे चाइना ने पर्दे के पीछे से खेल खेला है। चलिए जानते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध अब वो मोड़ ले चुका है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। यह लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान या इजराइल और अमेरिका की नहीं रह गई है। यह लड़ाई ड्रैगन वर्सेस अमेरिका की भी हो चुकी है। चीन ने ईरान को भारी भरकम हथियार दिया है। यह दावा इजराइल का भी है, यह दावा यूक्रेन का भी है, जिसे अमेरिका तक पहुंचाया बेंजामिन नेतन्याहू ने और वोल्दिमिर जेलेंस्की ने। क्योंकि अभी दोनों नेताओं की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी और दोनों नेताओं ने एक खुफिया जानकारी ट्रंप के साथ शेयर की है कि चीन पर्दे के पीछे से ड्रैगन अपने महादैत्यों को भेज रहा है ईरान, जिससे अमेरिका का सुपड़ा साफ हो जाए मिडिल ईस्ट से। दरअसल इस जंग में चीन अपनी चाल अब तक पर्दे के पीछे से चल रहा था, लेकिन ड्रैगन के इस चाल की जानकारी मोसाद को लग गई। अभी तक खबर यह थी कि ड्रैगन यानी कि चाइना अमेरिकी युद्धपोत, अमेरिकी एयरबेस पर खड़े विमान, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब के लोकेशन और बाकी खुफिया जानकारी दे रहा था। लेकिन पहली बार चीन खुलकर ईरान के साथ नजर आ रहा है। चीन ने ईरान को भारी भरकम मिसाइलें और घातक हथियार देने का फैसला कर लिया है। और यह मदद हवा या समुद्र के रास्ते नहीं बल्कि एक गुप्त रेल कॉरिडोर के जरिए पहुंचाई जा रही है। इस खेप को निशाना ना बनाया जा सके और ना ही इसे रोका जा सके, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह जंग के पहले चरण में चीन के प्लेन अपनी पहचान छिपाकर ट्रांसपॉन्डर और ADS-B सिस्टम को बंद करके ईरान के दूर दराज इलाके तक पहुंचे थे। और उस समय भी खबर आई थी कि चीन ने ईरान को हथियार दिए हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि चीन पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा है और उसे बाज आना चाहिए। लेकिन इस बार मामला तो और बढ़ गया है। चीन हथियार जो हैं उनके वो ईरान को रेल कॉरिडोर से भेजने की तैयारी कर रहा है। चीन से मिसाइल और हथियार ईरान तक कैसे पहुंचेगा, वो रेल कॉरिडोर किस तरह से जाता है, जरा इसकी जानकारी भी आप देख लीजिए। ये जो शंघाई से आप रास्ता देख रहे हैं, शंघाई से होते हुए चीन का पूरा इलाका निकालते हुए, खरगोश होते हुए जो कजाकिस्तान के पास है, सरक्षस होते हुए उज्बेकिस्तान होते हुए ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान, तेहरान और फिर यहां से बंदर अब्बास। कुछ इस तरह का रूट आप इस वक्त अपने मैप पर देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि
इतने बड़े रूट को आप सिक्योर कैसे करेंगे? क्योंकि आपको यहां पर निशाना बनाया जा सकता है। कैस्पियन सागर के पास, तुर्कमेनिस्तान के पास, यहां पर जो है आप यूक्रेनी मिसाइल्स और ड्रोन्स की जद में हैं। इसके अलावा तेहरान के पास आप अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की जद में है और अमेरिका आपको यहां अटैक कर सकता है। ताशकंद के पास भी आपको निशाना बनाया जा सकता है थ्रू कैस्पियन सी, क्योंकि कैस्पियन सी में एक्शन लगातार लेता रहा है यूक्रेन और कैस्पियन सी में ईरानी जहाजों को डुबोने का काम किया है। लेकिन चीन का दावा है कि इस रेल कॉरिडोर के जरिए वो व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाता है। इसमें कजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है। ट्रेन चीन के शंघाई से निकलकर 3 देश होते हुए ईरान के तेहरान पहुंचती है और फिर बंदर अब्बास तक जाती है। इस दौरान ट्रेन कुल 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अमेरिका को खुफिया जानकारी यह मिली है कि रसद, दवाई और बाकी चीजों की आड़ में चाइना ईरान को बहुत तगड़ी हथियार सप्लाई कर रहा है। जो जानकारी पहुंचाई गई है उसके मुताबिक चीन ईरान को 400 रॉकेट के अलावा कई चीजें देगा। आपको हमने चीनी हथियारों के पहुंचाए जाने का डेटा तो बता दिया, लेकिन अब जान लीजिए कि चीन ईरान को क्या क्या देने जा रहा है जो इस ट्रेन से पहुंचाया जाएगा। QW-12 FN-16 कंधे से दागे जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल, जिसे मैनपैड्स भी कहते हैं। HQ-9B FD-2000B लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम। HQ-16 मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम। YLC रेडार, ये एयर सर्वेलांस में इस्तेमाल होता है। CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। DF यानी कि डोंगफेंग 26D जो 5,000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ये मीडियम टू हाई बैलिस्टिक मिसाइल है और युद्धपोत के लिए एक बड़ा खतरा। इसके अलावा DF-41 भी चाइना देगा ईरान को। DF-41 सबसे बड़ा सिरदर्द है अमेरिका के लिए। क्यों? क्योंकि DF-41 ICBM है जो डायरेक्ट अमेरिका की जमीन को हिट कर सकता है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। एक और हमने आपको बता दिया कि ईरान को चीन से क्या क्या मिलने जा रहा है। इस बीच आपको एक और खास चीज के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ईरान को इस चीज की एक बड़ी खेप मिलेगी। चीन ने कहा है कि किसी भी हाल में हम ईरान को हथियार नहीं देंगे, और यह बात ट्रंप से उसने प्रॉमिस की थी। लेकिन वो प्रॉमिस ही क्या जो चीन मान ले। चीन की फितरत में पीठ पीछे हमला करना रहा है। अब ट्रंप का बयान सुनिए जिसमें ट्रंप ने दावा किया था इन बातों का। That would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. That would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. $600 करोड़ के ईरान को हथियार मिल गए तो क्या होगा, कितनी तबाही आएगी। अगर इतने हथियार चाइना ईरान पहुंचा देता है तो खाड़ी से अमेरिका का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अमेरिका और चीन के बीच यह बड़ा विवाद भी बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि मई में बीजिंग में हुई मुलाकात के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भरोसा दिया था कि चीन ईरान को हथियार नहीं देगा। लेकिन इतना कहने के बावजूद ईरान को जल्द ही 300 से 400 मैनपैड्स दिए जा सकते हैं, और ये मैनपैड्स वही हैं जिससे ईरान ने अमेरिका के F-35 को मार गिराया। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय चीन से मिसाइलों की संभावित डिलीवरी की रिपोर्ट सामने आई है, उसी दौरान अमेरिका ने चीन और हांगकांग की 8 शिपिंग कंपनियों पर सैंक्शन लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग का आरोप है कि ये कंपनियां ईरानी तेल को चीन और संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंचाने वाले तथाकथित शैडो फ्लीट का हिस्सा थी।
अमेरिका का कहना है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के खिलाफ उसके आर्थिक दबाव और नौसैनिक नाकेबंदी को मजबूत करना है, इसलिए उस पर सैंक्शन लगाया गया है। यानी ईरान की मदद करने पर अमेरिका ने चीन पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो क्या यह बदला है या फिर चीन अपने डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत बनाकर दुनिया भर में अमेरिका के डिफेंस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में एक दो नहीं कई भूल कर चुके हैं। पहले तो उन्होंने ईरान को कम आंकने की भूल की। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर भरोसा किया। इस जंग में अमेरिका लड़ ईरान के खिलाफ रहा था, लेकिन खेल तो असली ड्रैगन खेल रहा था, यानी चीन असली खिलाड़ी था। ट्रंप कहते हैं कि भाई चीन ने वादा किया, शी जिनपिंग ने प्रॉमिस किया था हथियार नहीं देंगे, और ट्रंप को लग रहा है कि चीन ने वादा तोड़ दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा नहीं। अगर आपने हिंदुस्तानियों से पूछा होता, हिंदुस्तान की राय ली होती, अगर हिंदुस्तान के साथ आपके रिलेशन बेहतर होते, तो हम आपको चाइना के बारे में पहले जानकारी दे सकते। हम आपको बताते कि चीन की फितरत क्या है, चीन के डीएनए में क्या है, ड्रैगन कैसे टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। ड्रैगन शतरंज का वो घोड़ा है जो चलता तो ढाई घर है, लेकिन अपनी हर एक चाल में शह और मात की काबिलियत रखता है। चीन ने शुरू से ईरान को लोकेशन शेयर की, खुफिया इनपुट्स दिए, हथियार दिए, अपने विमान भेजे ट्रांसपोंडर्स ऑफ करके, और अब चीन कह रहा है कि ठीक है हम भी हथियार बेचेंगे। अमेरिका हथियार नहीं बेचता है क्या? क्या अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन को हथियार नहीं बेचे? क्या इजराइल को हथियार नहीं बेचे इजराइल ईरान की लड़ाई में? तो चाइना का कहना हम भी हथियार बेच रहे हैं। और माना जाता है कि कूटनीति में कोई भी न तो स्थायी दोस्त होता है, ना स्थायी दुश्मन होता है। आज की तारीख में चीन को तेल चाहिए, और तेल होर्मुज के रास्ते निकल नहीं रहा, क्योंकि जहाजों पर IRGC भी हमला कर रहा है। अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लगाकर बैठा है। अमेरिका यह चाहता है कि जहाजों से ना तो पैसे लिए जाए और ना ही उसे रोका जाए, और होर्मुज की चाबी अमेरिका के हाथ में हो। ऐसे में चीनी जहाज जो है वो ईरान से तेल लेकर खाड़ी के किसी और देश से तेल लेकर होर्मुज से नहीं निकल पा रहे। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि 28 फरवरी के पहले चीन के पास बड़ी मात्रा में तेल जा रहे थे, चाहे वो ईरान से जाए, चाहे वो वेनेजुएला से जाए, चाहे वो गल्फ देशों से जाए। लेकिन आज की तारीख में चीन के जहाज फंसे हुए हैं। जब तक अमेरिका यहां से जाएगा नहीं, जब तक उसके ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे नहीं, तब तक होर्मुज खुलेगा नहीं। जब तक होर्मुज नहीं खुलेगा, तब तक चीन तेल के लिए मारामारी करता रहेगा, और तेल के लिए उसे अमेरिका के रहमो करम पर रहना होगा, क्योंकि ईरान से अमेरिका तेल निकलने नहीं देगा। गल्फ के तेल होर्मुज की वजह से निकल नहीं पा रहे। उधर हूटी ने बाब अल मंदेब के रास्ते पर कब्जा कर लिया है, यानी 2 रास्ते बंद हैं, और इसी वजह से चीन इसमें फंस गया है। और चीन को सस्ते क्रूड ऑयल चाहिए, और चीन अमेरिका के रहमो करम पर नहीं जाना चाहता। इसलिए वो ईरान से अमेरिका पर बड़े हमले करवा रहा है, जिससे अमेरिका थक हार कर जंग से पीछा छुड़ा ले और इस एरिया को छोड़कर अपने सैनिकों के साथ, अपने युद्धपोत के साथ वापस चला जाए। और जब चीन करोड़ों के हथियार ईरान को दे रहा है, तो आपको समझना होगा कि चीन फ्री फोकट का कोई सौदा नहीं करता। उसके पीछे चीन की बहुत सोची समझी चाल होती है। ईरान को जंग में हथियार चाहिए, चीन को सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल चाहिए, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए बार्टर कर रहे हैं। ईरान को हथियार देने के बदले में चीन तेहरान से बहुत बड़ी कीमत वसूल रहा है, और वो है समुद्री सुरक्षा की गारंटी, और साथ ही साथ फ्यूचर में तेल आपूर्ति की गारंटी। आने वाले 3, 4, 5, 6 साल, 10 साल तक ईरान चीन को ऑयल सप्लाई करता रहेगा। अब क्या है मामला, आइए समझते हैं। जंग के बीच में चीन के साथ 600 करोड़ की रक्षा डील हुई। ईरान चीन को सस्ते तेल देगा, जहाजों की सुरक्षा की गारंटी देगा, और भविष्य में तेल आपूर्ति की गारंटी देगा। होर्मुज में ईरानी नौसेना चीनी ऑयल टैंकरों को हाथ नहीं लगाएगी।
बाब अल मंदेब स्ट्रेट में हूती लड़ाके चीनी कार्गो जहाज की सुरक्षित निकासी का जिम्मा उठाएंगे। मास्टर स्ट्रोक क्या है? मास्टर स्ट्रोक यह है कि जिस अमेरिका ने चाइना को मद्देनजर रखते हुए ईरान पर हमला किया, जिससे चीन की तेल आपूर्ति रुक जाए, क्योंकि सेमीकंडक्टर और बाकी चीजों में, चिप्स के मामले में जिस तरह से चाइना मोनोपोली चलाता है, यूएस भी तेल को लेकर वही मोनोपोली करना चाहता है। और ड्रैगन अपने इस मास्टर स्ट्रोक से यूएस को नजरअंदाज कर अपने लिए एक सेफ रूट बना सकता है। मिडिल ईस्ट के जंग में, चाहे वो ईरान हो या फिर अमेरिका हो या दूसरे फ्रंट, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, आज के समय में सभी के पास हथियारों के स्टॉक भी खत्म हो रहे हैं, तेल भी खत्म हो रहे हैं। लेकिन खत्म क्या नहीं हुआ है? खत्म जंगी इरादे नहीं हुए हैं। इसलिए अब वो एक दूसरे के भरोसे हो गए। यहां एक और गेम समझिए जो मैंने अभी जिक्र किया, चीन का रेयर अर्थ मटेरियल पर मोनोपोली। रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल मिसाइल निर्माण और उपयोग के लिए होता है। जितनी भी आधुनिक चीजें आज की तारीख में हमारे इर्द गिर्द इंसानों को छोड़कर सबके निर्माण में आज रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, हथियार से लेकर, विमान से लेकर, रिमोट से लेकर, फोन से लेकर, टीवी से लेकर, फ्रिज से लेकर, गाड़ियों से लेकर, जो भी आपके आसपास है, और इसके लिए अमेरिका को चीन पर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल की रिफाइनिंग का काम चीन ही सबसे ज्यादा करता है। और वही चीन रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर अपनी मोनोपोली चलाता है। लेकिन इस रिफाइनिंग के काम के लिए चीन को बड़ी मात्रा में तेल चाहिए होता है। बगैर तेल के वो रेयर अर्थ मटेरियल को रिफाइन नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका ने उसे काउंटर करने के लिए तेल पर अपनी मोनोपोली एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि दो देश चाइना के सबसे बड़े सप्लायर थे, नंबर 1 वेनेजुएला और नंबर 2 ईरान। वेनेजुएला पर हमला इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था कि चीन का तेल अमेरिका कंट्रोल करेगा। चीन को तेल जो भेजा जाएगा वेनेजुएला से, या वेनेजुएला तेल देगा या नहीं देगा, वो अमेरिका तय करेगा। और ईरान पर भी हमला इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। बाकी सारी चीजों को अभी आप दरकिनार कर दीजिए। और अब इसी बंदिश से बाहर निकलने के लिए चीन ईरान को लगातार मजबूत कर रहा है, जिसे खाड़ी में अमेरिका कमजोर पड़ जाए और जिस ऑयल को लेकर अमेरिका मोनोपोली करना चाहता है, वो मोनोपोली खत्म हो जाए मिडिल ईस्ट में, जिससे चीन को तेल मिलने का रास्ता खुल जाए। इसलिए अमेरिका और चीन में शह और मात का खेल जारी है। ईरान अमेरिका जंग चीन के लिए फायदेमंद भी है। यही वजह है कि चीन सीधे जंग में ना आकर पर्दे के पीछे से खेल करता रहा है। चलिए आपको बताते हैं ईरान अमेरिका जंग में चीन कैसे गेम चेंजर बना और चीन को क्या क्या फायदा हुआ। चीन को मिली अमेरिका की सेना से संबंधित अहम जानकारी। जंग में अमेरिका ने इस्तेमाल किए अपने आधुनिक हथियार, और चीन को अमेरिका की इससे जंग लड़ने के लिए तरीके और बाकी जानकारियां भी मिली। अमेरिकी हथियारों की जानकारी भी मिली। सस्ते ड्रोन से महंगे डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की तकनीक मिली। यानी ये पूरी की पूरी लड़ाई स्टडी है चाइना के लिए कि कभी ताइवान के साथ अगर चाइना भिड़ता और वहां अमेरिका पहुंचता है तो फिर चीन की क्या रणनीति होगी। इधर होर्मुज में तनाव की वजह से तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हुई और अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हर कोई बढ़ना चाहता है। दुनिया के कई देश सोलर, विंड पावर, बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना रहे हैं और इस सप्लाई चेन में चीन का दबदबा है। रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित सप्लाई चेन में चीन का हिस्सा 70% है और वो अपनी जरूरतों का करीब 85% हिस्सा खुद पूरा करता है। चीन मुश्किल समय के लिए तेल का बड़ा भंडार इकट्ठा कर रहा था और वो मुश्किल समय आज उसके सामने है। चीन को पता था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका ये हरकत करेगा और उसके लिए चीन ने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में चल रहे एआई प्रोजेक्ट्स पर जंग का असर, पश्चिमी देशों की कंपनियों का निवेश जोखिम में है। चीन ने अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है।
चीन ने एआई से संबंधित कारोबार को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स का भी मामला है, जो हमने आपको बहुत डिटेल से पहले ही समझाया कि कैसे चीन इसको रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग का काम करता है और चीन की मोनोपोली है जो अमेरिका तोड़ना चाहता है तेल को कंट्रोल करके। अब आ जाइए हथियार के कारोबार पर। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान चीन से हथियार खरीद रहा है और चीन जमकर हथियार बेच रहा है। जंग में अमेरिकी विमानों और हथियारों की भी पूल खुली, इसलिए डिफेंस के मार्केट में चीन के हथियार को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कई देश अब चीनी हथियार में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हाल में ही एक ईरानी अधिकारी ने कहा था कि अभी तो हमने 2005 से पहले बनी मिसाइलों का उपयोग करना शुरू किया है, आधुनिक हथियारों का तो इस्तेमाल किया ही नहीं है, और जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका सरप्राइज हो जाएगा, दुनिया चौंक जाएगी। वैसे आपको याद होगा कि जंग के बीच में ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट एयरबेस डियागो गार्सिया पर मिसाइल से अटैक किया था, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया था। और इंपॉर्टेंट ये कि इस डियागो गार्सिया आइलैंड की दूरी ईरान के फायर किए गए साइट से लगभग 4500 किलोमीटर पर है। यानी ईरान के जखीरे में वो बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं जो 5000-6000 तक जा सकती हैं। और कई बार तो यह भी दावा किया जाता है कि ईरान ने आईसीबीएम भी बनाई है। खबर यह है कि जंग से पहले रूस की मदद से ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया था जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी ईरान की ताकत वो नहीं है जो अमेरिका सोच रहा है या दिखा रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है। और आज की तारीख में यूरोप के कई हिस्से ईरान के जद में, जरा मैप पर आप देख लीजिए कि ईरान ने अगर यूरोप पे हमला शुरू किया तो कहां कहां अटैक हो सकते हैं। यह है नक्शा, और नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो ईरान के बाद यूक्रेन डायरेक्ट निशाना बना सकता है। जिस तरह से यूक्रेन ने ईरानी शिप्स को निशाना बनाया, तो यूक्रेन जद में है, जर्मनी जद में है, फ्रांस जद में है, इटली जद में है। मिस्र पर हमला हो चुका है जो कि 2690 किलोमीटर दूर है। हालांकि अभी इराक ने कंफर्म नहीं किया है, माफ कीजिएगा, ईरान ने अभी यह कंफर्म नहीं किया है कि यह हमला हमने किया या फिर यह हमला कहां से हुआ। लेकिन एंटिसिपेटेड है यह हमला ईरान ने मिस्र पर किया है, क्योंकि ईरान के शिप को कैस्पियन सी में निशाना बनाया गया था, जिसके बाद यूक्रेन पर इस हमले का आरोप लगा था। तो ये वो यूरोपीय देश है जो ईरान के जद में है। यूक्रेन ने हाल ही में ईरानी जहाज पर हमला किया था। जर्मनी ईरान जंग में अमेरिका का सहयोगी है। फ्रांस भी ईरान की जंग में अमेरिका का सहयोगी है। इटली ने ईरान पर हमले के लिए यूएस को भेज दिया। मिस्र, अमेरिकी कंपनी को मिस्र में निशाना बनाया गया क्योंकि मिस्र भी अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। तो बात जो मैंने आपको कही कि जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं है, इसका विस्तार हो रहा है। इसमें यूक्रेन भी आ चुका है, रशिया भी आ चुका है, चाइना भी आ चुका है, और ये वर्ल्ड वॉर का सीन बनता जा रहा है। और जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई जो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई, वो अब पूरी दुनिया को अपनी जद में लेने के लिए तैयार है। मिस्र में हमला, अमेरिका के जहाज पर हमला, ग्रीस के जहाज पर हमला, यूक्रेन का ईरान के शिप पर हमला, चीन का $600 करोड़ का रक्षा सौदा ईरान के साथ, अमेरिकी धमकी को दरकिनार करने का फैसला, अमेरिका और चीन का खुलकर आमने सामने आना, तेल को लेकर मोनोपोली, रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर मोनोपोली। अगर आज की तारीख में सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, दुनिया के बड़े देश आपस में बैठकर इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाए, तो दुनिया वो तबाही देखेगी आने वाले कुछ महीनों के अंदर जिसकी कल्पना शायद हम में से किसी ने न की होगी। अब ये 13 देश एक साथ आ रहे हैं क्योंकि उनको बाब अल मंदिब स्ट्रीट से लाल सागर से व्यापार करना है, जहां जहाजों की आवाजाही बंद है क्योंकि हूतियों ने कब्जा कर रखा है। सऊदी की वजह से कई जहाज और कई अमेरिकी जहाज
इस इलाके से नहीं निकल पा रहे हैं। होर्मुज के बाद लाल सागर भी बंद हो चुका है। लाल सागर में कई जहाजों को हूती विद्रोहियों ने जला डाला है, फूंक दिया है और कहा है कि सऊदी अरब अगर नहीं मानेगा तो हूती भी पीछे नहीं हटेंगे। अब समझिए कि बाब अल मंदेब अगर बंद है तो किस तरह से नुकसान हो रहा है। कच्चा तेल एलपीजी की सप्लाई बाधित है। खाड़ी देशों से यूरोप और अमेरिका तक जाने वाले तेल पर रोक लगी हुई है। रोजाना 40 से 50 लाख बैरल कच्चा तेल यहां से निकलता है। एशिया और यूरोप का व्यापार लगभग रुक सा गया है। दुनिया में लगभग 12 से 15% व्यापार यहीं से होता है। 30% कंटेनर ट्रैफिक मंदेब स्ट्रेट से कैस्पियन सी से मंदेब स्ट्रेट से सुएज कनाल से निकलता है। जहाजों पर हमले की वजह से यह रास्ता अब खतरों से भरा हुआ है और ऐसे में कोई भी व्यापारी इस इलाके से जाना नहीं चाहता, जिससे सामानों की सप्लाई बाधित हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, गाड़ियां हैं, कपड़े हैं, खाद्यान्न है, मशीनरीज हैं। बाब अल मंदेब बंद होने की वजह से कई सामानों की आपूर्ति बाधित हो गई है और इस एरिया को छोड़कर बाकी जहाज अब केप ऑफ गुड होप से होकर साउथ अफ्रीका का चक्कर काटते हुए लगभग डबल दूरी तय करके अपना सफर पूरा कर रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी को नया गठबंधन बनाने को मजबूर होना पड़ा। अब जो नया गठबंधन बनाया जा रहा है वो बनेगा नहीं बनेगा इसकी भी गारंटी नहीं, लेकिन वो करेगा क्या, प्रस्ताव क्या है, ये भी देख लीजिए। यहां पर युद्धपोत तैनात किए जाएंगे लाल सागर में, बाब अल मंदेब स्ट्रेट में। युद्धपोत यहां गश्त करेंगे और कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा प्रदान करेंगे। काफिले में जहाज होंगे जिनको आगे से और पीछे से प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक साथ कॉन्वॉय निकाला जाएगा। जब 10 जहाज जमा हो जाएंगे तब एक साथ उनको भेजा जाएगा। काफिले की सुरक्षा के लिए साथ में युद्धपोत भेजे जाएंगे। ड्रोन और मिसाइल रोकने की कोशिश है। ड्रोन, मिसाइल और विस्फोटकों से भरी नावों से हमला करते हैं हूती। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन, मिसाइल अटैक और बोट्स की जानकारी भी मिल पाएगी। एयर सर्वेलांस बढ़ाए जाने की उम्मीद है, जिससे निगरानी हो सकेगी। गश्ती विमान भेजे जा सकेंगे। निगरानी वाले विमान हूती की लॉन्चिंग पॉइंट्स और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। साझा खुफिया जानकारी यहां पर डाली जाएगी, एक दूसरे से शेयर करेंगे सीक्रेट जानकारी। हूती की ओर से आने वाले खतरे की पहले से चेतावनी मिल पाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की गैर मौजूदगी की हो रही है। दोनों देश खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और समुद्री व्यापार से सीधे जुड़े हैं, फिर भी उन्होंने इस गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दरअसल वो ईरान को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ईरान नाराज हुआ तो फिर से उन पर हमले शुरू हो सकते हैं। होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही बंद है और इस वजह से सऊदी अरब ने अपने तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए पूर्वी तेल क्षेत्रों से सीधे यानबू बंदरगाह तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। यहां से उसका तेल लाल सागर होते हुए पूरी दुनिया में सप्लाई किया जा सकता है। इससे होर्मुज पर डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में सऊदी चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था। इस रणनीति पर भी संकट के बादल मंडरा गए हैं। यानबू से निकलने वाले जहाज को अरब सागर में जाने के लिए बाब अल मंदेब पार करना ही होगा। यहां यमन के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा करने वाले हूती लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी की वैकल्पिक आपूर्ति लाइन भी अब खतरे की जद में है और सऊदी अकेले इस काम में असक्षम साबित हो रहा है और इस वजह से वो इस गठबंधन का सहारा लेना चाहता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रणनीति की चर्चा में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था, जबकि ईयू पहले से लाल सागर में अपने नौसैनिक मिशन के जरिए जहाजों की सुरक्षा कर रहा है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन भी अपने युद्धपोत भेज चुके हैं। लेकिन उनके बावजूद हूती जहाजों पर अटैक कर, देखिए तस्वीर किस तरह से अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं, अलग अलग शिप्स को टारगेट किया जा रहा है और अब तो आसपास के इलाकों में भी, जैसे कि मिस्र में अटैक किया गया, जहां पर एक ग्रीस और एक अमेरिकन व्यापारिक शिप को निशाना बना गया, व्यापारिक जहाज को। तो क्या नया गठबंधन हमलों को रोकने में सक्षम होगा? क्योंकि जब दो बड़े देश हूती को नहीं रोक पाए तो क्या 13 देशों का खाड़ी देशों का समूह हूती को कंट्रोल कर पाएगा? और देखना यह भी होगा कि ईरान और हूती कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं। वैसे साफ तौर पर आपको बताएं तो हूती नहीं मानने वाले और नहीं ईरान मानने वाला है,
क्योंकि दोनों ही मिलकर मिडिल ईस्ट में गदर मचाने की तैयारी में है। सऊदी ये मानकर चल रहा था, इस प्लानिंग में था 13 देशों को एक साथ लाकर वो हूती के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन तैयार करेगा, जिससे उसको मिडिल ईस्ट में तेल के व्यापार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब तक खाड़ी में ईरान है, यानी ईरान के वजूद के रहने तक सऊदी इस इलाके में यह काम नहीं कर सकता। इसलिए ईरान ने सऊदी की चारों तरफ घेरेबंदी भी की हुई है। यही वजह है कि सऊदी सफोकेट कर रहा है, क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से 13 देशों को साथ लाने की कोशिश है कि किसी तरह से सऊदी का व्यापार फिर से शुरू हो जाए। वैसे ईरान सीधे सऊदी पर अटैक नहीं कर रहा, लेकिन अपने प्रॉक्सी के जरिए सऊदी को घेर जरूर रहा है। चाहे वो इराकी मिलिशिया हो, पीएमएफ हो, या यमन में हूती विद्रोही हो, ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठन के जरिए सऊदी अरब को चारों तरफ से पकड़ा हुआ है। सऊदी अगर इस ईरानी चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रहता है तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर नाकाम रहता है तो उसकी अर्थव्यवस्था भी दांव पर लग सकती है। उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। यमन से लेकर इराक तक ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने सऊदी अरब की नींद उड़ा रखी है। समुद्री रास्ते बंद हैं, सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की सऊदी अरब के खिलाफ रणनीति काफी ज्यादा असरदार है। अब समझिए कैसे सऊदी अरब को ईरान ने चारों तरफ से दबोचा है। पूरब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यहां ईरान का दबदबा है। ईरान ने मार्च से ही होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखा है और यह खाड़ी के तेल बेचने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। उत्तर में इराक और सीरिया है। ईरानी समर्थन मिलिशिया यहां पर भी सऊदी के खिलाफ है, जिसमें पीएमएफ है, कताइब है, हिजबुल्लाह सऊदी है, जो उत्तरी सीमा के पास सक्रिय हैं। यह संगठन सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करता है। मिसाइल और ड्रोन हमले भी कर सकता है, कुछ हमले हुए भी हैं। दक्षिण में यमन हूती विद्रोही मौजूद हैं। 20 जुलाई से बवाल मचा हुआ है। हूती ने सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी कर रखी है, क्योंकि सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाया गया है और सऊदी के खिलाफ यहां से ईरान का एक दक्षिणी मोर्चा मिलता है, जिसे सऊदी की दक्षिणी सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात किया गया है। पश्चिम में लाल सागर और मंदेब स्ट्रेट मौजूद है, जहां पर हूती विद्रोही गुट एक्टिव हैं। समुद्री प्रॉक्सी ताकतों की वजह से बाब अल मंदेब पर लगातार ईरान का कब्जा है और इसलिए सऊदी खुद को चारों तरफ से घेरा हुआ पा रहा है। मामला यह है कि सऊदी में ही अमेरिकी कंपनियां ज्यादा हैं। सऊदी और कतर दोनों जगह पर अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है और इन दोनों देशों को ईरान में जंग में खूब धोया है। सऊदी ही वो देश है जिसने ईरान पर हमले की वकालत भी की थी और इस वजह से सऊदी पर जब ईरान ने हमला किया तो सऊदी ने कहा कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे। इस वजह से ईरान ने हमले तो रोक दिए, लेकिन सऊदी ने बाईपास रास्ते से तेल बेचना चाहा, जिसकी वजह से ईरान ने हूती को एक्टिव किया और सऊदी के जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद सऊदी का तेल व्यापार, तेल कारोबार एक बार फिर से ठप पड़ गया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? सऊदी खुद को सुन्नी मुस्लिम दुनिया का प्रमुख मानता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद शिया मुस्लिम दुनिया का प्रमुख केंद्र बना ईरान। दोनों देशों के बीच धार्मिक नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा लंबे समय से चली आ रही है। दोनों देश मिडिल ईस्ट में सबसे प्रभावशाली शक्ति बनना चाहते हैं। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में दोनों के अपने अपने प्रॉक्सी एक्टिव हैं। सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका का चीफ रहा है, एक तरह से चीफ सहयोगी रहा, माफ कीजिएगा, प्रमुख सहयोगी रहा है। अमेरिका सऊदी की नजदीकी भी ईरान की चिंता का वजह बनी रहती है। इधर हूती विद्रोही और सऊदी के बीच दुश्मनी के कारण रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके हैं और इस वजह से यमन दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता का बड़ा केंद्र भी बन गया है। दरअसल होर्मुज बंद होने की वजह से पूरब की तरफ जाने वाले समुद्री रास्ते बंद हो गए। इसके बाद सऊदी के पास एक बाईपास रूट बचता है। सऊदी अरब के पास मुख्य विकल्प है 1200 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, पेट्रोलाइन, जिसके जरिए तेल को पश्चिम की ओर लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके। अब दिक्कत यहां यह है कि यह लाल सागर कॉरिडोर जो है वो
हूती विद्रोही के दायरे में आता है, जहां वो ड्रोन और मिसाइल हमले से इनको निशाना बना सकते हैं। उधर यमन में भी हूती के खिलाफ जंग छेड़ दी है, सऊदी के साथ आने को तैयार है। यमन सरकार ने कहा है कि हूती विद्रोही लाल सागर में जाने वाले जहाजों से पैसे ले रहे हैं। यह ठीक वैसे ही है कि आतंकी गतिविधियों को फंडिंग किया जा रहा है। यानी यमन ने भी बगावती सुर तेज कर दिए। देखना होगा यमन और ईरान इस पर कैसे पलटवार करते हैं। अमेरिका के चक्कर में पूरे मिडिल ईस्ट का व्यापार, काम धंधा सब चौपट हो रहा है और इसलिए अब मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहते। वर्तमान में खाड़ी देश अमेरिका को बेस, बाजार और निवेश देते हैं। अमेरिकी खाड़ी देशों को हथियार, सुरक्षा की गारंटी और तकनीक देता है और इसी बाटर पर आज तक खाड़ी देशों का और अमेरिका का व्यापार चलता आया। लेकिन अब जो स्थिति पिछले 5 महीनों से बनी है, खाड़ी के देश कह रहे हैं कि अमेरिका जंग रोके, ईरान के साथ शांति से बातचीत करे, चाहे जो भी मुद्दा हो। अमेरिका की वजह से व्यापार खराब नहीं किया जा सकता है। खाड़ी देशों का सरेंडर जो है वो युद्ध के बवंडर को रोकने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खाड़ी के देश जंग की आंच से बाहर निकलना चाहते हैं। लगातार हमलों की वजह से व्यापार, तेल, गैस, शिपिंग, कारोबार सब प्रभावित है। खाड़ी के देश इसलिए तनाव कम करने के लिए, बातचीत करने के लिए जोर दे रहे हैं। ईरान और ओमान के जरिए ट्रांजिट फीस, सर्विस चार्ज पर भी चर्चा है। ओमान ने कहा टैक्स देना ही होगा, शुल्क निर्धारित नहीं होगी। कतर ने ईरान को टोल टैक्स देकर एलएनजी गैस करियर निकाला है यहां से। खाड़ी की मांग एक तनाव खत्म हो, ओमान भी डायलॉग और डी एस्केलेशन पर जोर दे रहा है। मकसद सिर्फ वही है कि भाई व्यापार नॉर्मल हो जाए। यूएई और ओमान ने पहले ही ईरान से बातचीत कर ली है और खाड़ी के कई देश भी अब ईरान के साथ संबंध ठीक करने में लगे हुए हैं। यानी मिडिल ईस्ट चाहता है कि किसी तरह से इस युद्ध में समझौता हो जाए, शांति हो जाए, व्यापार शुरू हो जाए, टूरिज्म फिर से ठीक हो जाए। और खबर यह है कि खाड़ी देशों ने अमेरिका से कह दिया है कि अगले कुछ दिनों में शांति नहीं बनी तो फिर अमेरिका के जो बेस मिडिल ईस्ट में है उन पर भी वो अमेरिका से बात करने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा होता है तो यूएस को करारा झटका लगेगा। लेकिन तय तो मिडिल ईस्ट के देशों को करना होगा कि क्या वो ईरान के साथ आना चाहते हैं या ईरान के खिलाफ रहना चाहते हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये स्पेन के उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र सेउटा में मोरक्को की ओर से आए हजारों अवैध प्रवासियों की एक बहुत बड़ी भीड़ है। ये किसी फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है, किसी बीच फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है। जरा फुल स्क्रीन देखिए और आपको लगेगा कि कैसे यूरोपीय देश एक बहुत बड़े खतरे में। जैसे स्पेन के अंदर घुसपैठ दिन दहाड़े, कैसे हजारों की संख्या में दूसरे देश के लोग स्पेन की सीमा को पार करके लांघ करके आ रहे हैं। इस घटना ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई यूरोपीय नेताओं को सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने स्पेन के साथ शेंगन व्यवस्था तक को निलंबित करने की चेतावनी दे दी। कैसे बॉर्डर के इलाकों को तोड़कर एक साथ करीब 30,000 से ज्यादा घुसपैठिए स्पेन में घुस आए। जरा 4 तस्वीरों से समझिए कि स्पेन में स्थिति क्या बनी। हुआ यह है कि अफ्रीकी देश मोरक्को की तरफ से स्पेन में घुसपैठ की कोशिश हुई है। इस घुसपैठ की कोशिश में 18 लोगों की जान चली गई है, जबकि स्पेनिश और मोरक्को के 100 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। माना यह जाता है कि यह बेहतर जीवन की तलाश में अफ्रीकी और एशियाई देशों के प्रवासी यहां आना चाहते हैं और फोर्स को चकमा देने के लिए उन्होंने सुबह का वक्त चुना। और खबर है कि अब तक 30,000 के आसपास लोग घुसपैठ कर चुके हैं। प्रवासियों ने तब का वक्त चुना जब सैनिकों की चौकसी कम होती है, सीमा पर पुलिस की घेरेबंदी और बाढ़ के सकरे रास्तों के कारण अफरा तफरी मच गई। यूरोप अफ्रीका बॉर्डर पर 6-7 साल पहले जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने जब कहर बरपाना शुरू किया तो बड़ी तादाद में लोग अफ्रीका से यूरोप के देशों में दाखिल होना शुरू हो गए। 2011 में सीरिया में गृहयुद्ध और फिर इराक में आईएसआईएस के कहर के बाद काफी संख्या में लोग यूरोप आए, जिस वजह से उस समय काफी दिक्कत हुई थी। उस समय भी इटली से लेकर जर्मनी तक में हजारों की तादाद में लोग घुसे। इस बार निशाने पर स्पेन रहा। साल 2021
में भी सेउटा में एक ऐसे ही बड़ा संकट सामने आया था जब मात्र 2 दिन में लगभग 8,000 प्रवासी सीमा पार कर स्पेन में घुस गए थे। मोरक्को हो या फिर इराक या सीरिया, सभी जगहों पर ज्यादातर मुस्लिम शिफ्ट हुए हैं यूरोप में। अवैध प्रवासियों में भी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। आखिरकार सुरक्षित यूरोप में इस्लामाइजेशन को लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? माना जाता है कि बदलती आबादी से यूरोप भी बदल रहा है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से अवैध प्रवासन बढ़ गया है। सीरिया, लीबिया, मोरक्को समेत कई देशों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। यूरोप में डेमोग्राफिक और सांस्कृतिक पहचान पर बहस तेज हो गई है। संस्कृति और पैरेलल सोसाइटी की चिंता, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आजादी और लैंगिक समानता पर बहस भी तेज हो गई है। कुछ इलाकों में प्रवासी समुदायों के अलग अलग सामाजिक समूह बन गए हैं, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन की चिंता भी है। भाषा और स्थानीय संस्कृति में घुलने मिलने को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे। अवैध प्रवासन और सुरक्षा का सवाल, भूमध्य सागर के रास्ते मानव तस्करी नेटवर्क सक्रिय है। अवैध प्रवासन के साथ अपराध और कट्टरपंथ के खतरे पर चिंता पहले ही जाहिर की जा चुकी है, जो यूरोप के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल स्पेन, इटली और ग्रीस जैसे देशों के स्थानीय संसाधन सीमित हैं। अचानक हजारों लोगों के आ जाने से स्वास्थ्य सेवा, आवास और वित्तीय व्यवस्था पर बहुत असर होता है, जिसका खामियाजा उस देश के लोगों को उठाना पड़ता है। इसकी वजह से यहां पर शेंगेन समझौता लागू है। शेंगेन समझौते के तहत अगर कोई एक बार यूरोप में एंटर करता है तो वो पूरे उसी शेंगेन वीजा से पूरे यूरोप में जा सकता है। लेकिन जब स्पेन में इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ गए हैं तो इससे यूरोपीय यूनियन परेशान है। इसकी वजह है कि इटली और फ्रांस जैसे देश जो स्पेन से लगे हुए हैं, उधर एक हफ्ते में यूरोप की संप्रभुता और सुरक्षा की कसौटी खतरे में आई है। हालांकि स्पेन ने फौरन इमरजेंसी लगा दी है और अवैध आए घुसपैठियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखना होगा कि यूरोपीय यूनियन और स्पेन इस पर कैसे शिकंजा कस पाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।